नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में खुद को स्थिर बनाए रखा है। यहां तक कि इस हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास के आसपास पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हुए रेगुलेटर्स ने कड़ी बात करना जारी रखा। बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा हाल ही में दायर किए गए मुकदमों ने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन $25,000 की ओर दिखाई दिया। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स ने रेगुलेटरी एक्शन की आशंकाओं से किनारा कर लिया है। इससे ज्यादातर टोकन को वापसी करने में मदद मिली। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $26,460 पर 0.18% ऊपर ट्रेड करती दिखाई दी। इथेरियम को $1,845 पर ट्रेड करते देखा गया। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.1 ट्रिलियन है, जो पिछले 24 घंटों में 0.49% की वृद्धि के बीच टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में 35.40% की कमी के साथ $25.96 बिलियन हो गया। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2 बिलियन या 7.70% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $24.62 बिलियन या फिर 94.84% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.56% पर अपरिवर्तित है। IC50 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.13% बढ़कर 37,037 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इन्वेस्टर्स का ध्यान अब अगले हफ्ते होने वाली FOMC मीटिंग पर शिफ्ट हो रहा है, जो ब्रॉडर मार्केट्स के लिए टोन सेट करेगी। CME फेड वॉच टूल के अनुसार संभावना है कि इंटरेस्ट रेट्स 5.25% की करंट टारगेट रेट पर बनी रहेंगी, जो कि एक दिन पहले 72.5% से कम होकर 71.4% है। इस बीच गुरुवार के जॉब डेटा ने क्रिप्टो ट्रेड में पॉजिटिविटी देखी। 3 जून को समाप्त सप्ताह के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 235,000 की अपेक्षा के मुकाबले बढ़कर 261,000 हो गए। स्पाइक ने शुरुआती जॉबलेस क्लेम्स को अक्टूबर 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर धकेल दिया। ये संकेत है कि लगातार टाइट लेबर मार्केट कमजोर पड़ सकता है। इस तरह के कमजोर पड़ने से यूएस के सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की अपनी लगभग साल भर की स्ट्रीक को रोकने की संभावना बढ़ जाएगी, जो पॉजिटिव एसेट प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होगी। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा शानदार थी और PM AI के बारे में पैशनेट थे। ये कॉन्फ्रेंस एक दिलचस्प समय पर हो रहा है, क्योंकि भारत इंपेंडिंग डिजिटल इंडियन बिल में AI को रेगुलेट करने के प्रयास में है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को रिप्लेस करेगा। हालांकि AI को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण सैम ऑल्टमैन से अलग है। डिजिटल इंडिया डायलॉग्स में सवालों का जवाब देते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि उन्होंने देश के सामने अवसरों के बारे में बात की। देश को क्या करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक विनियमन के बारे में सोचने की जरूरत है, ताकि वो AI की डाउनसाइड्स को प्रिवेंट कर सके। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने बुधवार को घोषणा की कि टेक्नोलॉजी के संभावित प्रलय के खतरों को सीमित करने के लिए देशों के बीच एक सामान्य दृष्टिकोण पर बातचीत करने के प्रयास में ब्रिटेन इस साल के अंत में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सुनक ने वॉशिंगटन में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में बातचीत से पहले कहा, AI में हमारे जीवन को बेहतर बनाने की अविश्वसनीय क्षमता है, पर हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि AI का उपयोग सेफ और सिक्योर तरीके से किया जाना चाहिए। इस समिट ऑटम में होने की उम्मीद है, जिसमें समान विचारधारा वाले देश मिलकर AI को रेगुलेटरी रिस्पॉन्स तैयार करेंगे। ऐसा सुनक के स्पोक्समैन ने लास्ट मंथ जापान में G7 समिट के दौरान कहा था। डिजिटल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन सिस्को ने अपने वेबएक्स ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में एडिशनल समराइजेशन कैपेबिलिटीज पेश की है। ये विकास ऐसे समय में हुआ है जब तकनीकी दिग्गज अपने उत्पादों और सेवाओं में जनरेटिव AI को शामिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सिस्को अपने सहयोग और सुरक्षा विभागों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एकत्रित करके कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देना चाहता है। लास वेगास नेवादा में चल रहे सिस्को लाइव इवेंट के दौरान बयान दिया गया था। सिस्को ने अपनी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर वीबेक्स में कैच मी अप लॉन्च किया है, जिससे उपयोगकर्ता मीटिंग, कॉल और चैट जैसे छूटे हुए इंटरैक्शन को तेजी से पकड़ सकते हैं।
इन समरीज में आवश्यक पॉइंट्स और एक्शन आइटम्स को शामिल किया जाएगा, जिससे उन व्यक्तियों के लिए समय की बचत होगी जो बैठक में भाग लेने में असमर्थ थे। सिस्को वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्सों में त्वरित नेविगेट करने के लिए, हाइलाइट्स और अध्याय देने के लिए अपने वीडियो मैनेजिंग प्लेटफॉर्म विडकास्ट में सारांश भी शामिल कर रहा है। वीबेक्स का रिकैप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के GPT पावर्ड रिकैप और गूगल मीट के समरी टूल के समान है। इसके अलावा सिस्को सुरक्षा में सुधार के लिए AI और मशीन सीखने की प्रगति में निवेश कर रहा है, जैसे नीति प्रबंधन को आसान बनाने और खतरे की प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए जेनरेटिव AI क्षमताएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI QR कोड को भारत की सोवरेन डिजिटल करेंसी या ई-रुपी के साथ इंटरऑपरेबल बनाने की योजना बनाई है। RBI के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने पोस्ट पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम UPI QR कोड को इंटरऑपरेबल बनाने की योजना बना रहे हैं। ई-रुपी भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जबकि सेंट्रल बैंक ने रिटेल डिजिटल करेंसी के पब्लिक डिप्लॉयमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया है। रविशंकर ने कहा कि जून के अंत तक 1 मिलियन यूजर्स होने का लक्ष्य है। दिसंबर 2022 में भारत ने अपना रिटेल CBDC पायलट शुरू किया। मंगलवार को RBI ने घोषणा की कि अधिक बैंकों और स्थानों को कवर करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और मैरीलैंड के सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने US जस्टिस डिपार्टमेंट से अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में कांग्रेस को मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देने के लिए परेशान क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को देखने के लिए कहा है। US अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड को लिखे एक लेटर में सेनेटर्स ने SEC की लेटेस्ट 136 पेजेस की शिकायत से प्रेरित होकर चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि Binance.US बाइनेंस का अमेरिकन एफिलिएट वास्तव में एक अलग कॉर्पोरेशन नहीं था, जैसा कि घोषित किया गया था। ये लेटर मार्च में सेनेटर्स वॉरेन, वैन हॉलन और कांसास के रिपब्लिकन सेनेटर रॉजर मार्शल द्वारा शुरू की गई एक पूर्व जांच का अनुसरण करता है। सेनेटर्स ने बाइनेंस एक्सचेंज के अपनी अमेरिकी शाखा के साथ साथ रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा के साथ संबंधों पर डिटेल्स का अनुरोध किया। बाइनेंस ने पहले कहा था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं और अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। दूसरी ओर SEC की शिकायत अलग तरह से तर्क दिया है, जिससे एक्सचेंज के दावों पर और संदेह हो रहा है। विशेष रूप से ये पहली बार नहीं है जब बाइनेंस की स्वतंत्रता और इसकी अमेरिकी शाखा के बारे में चिंता सामने आई है। टेक्सास स्टेट के अधिकारियों ने पहले 2 कॉर्पोरेशंस के संबंधों के बारे में इसी तरह की चिंता व्यक्त की थी। BTC पेमेंट प्रोवाइडर के एक एग्जीक्यूटिव ने इस बारे में बात की कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में अपने शुरुआती चरणों में अभी भी अडॉप्शन कैसे हो सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र में कई डेवलपमेंट से पता चलता है कि बिटकॉइन कम्युनिटी कितनी दूर आ गई है। कॉइन टेलीग्राफ के रिपोर्टर जोसेफ हॉल ने BTC प्रेग इवेंट में बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले फिलीपींस में वॉलेट सर्विस पाउच के फाउंडर इथान रोज के साथ बातचीत की। इस जोड़ी ने देश के अडॉप्शन रेट और कैसे पाउच टीम देश के एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बॉरके आइलैंड पर रिटेलर्स को बिटकॉइन लाने का प्रयास कर रही है और इस पर चर्चा की। रोज के अनुसार उनकी टीम पहले ही आइलैंड पर लगभग 250 एंटरप्राइजेस और पूरे देश में 400 बिजनेसेस में शामिल हो चुकी है। उनकी टीम मर्चेंट्स को कस्टमर्स को आकर्षित करने का एक और तरीका पेश करके देश में बिटकॉइन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ने ये भी साझा किया है कि बिटकॉइन को लोगों से परिचित कराने में अभी भी कुछ कठिनाइयां हैं। धोखाधड़ी की संभावना के बारे में चिंताओं के कारण ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक कॉमनवेल्थ बैंक्स ने हाल ही में कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज पेमेंट्स के टेम्पररी पोस्टपोनमेंट की घोषणा की। SEC ने दुनिया भर के 2 बड़े एक्सचेंजों कॉइनबेस और बाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसकी वजह से ये फैसला आया। वेस्टपैक के कुछ ही हफ्तों बाद एक अन्य प्रमुख ऑस्ट्रेलियन बैंक कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साथ ट्रांजैक्ट करने से रोक दिया गया। CBA ने 8 जून को घोषणा की कि वह क्रिप्टो एक्सचेंजों को कुछ पेमेंट्स पर 24 घंटे की रोक लगाएगा या अस्वीकार करेगा। हालांकि बैंक को अभी भी ये पहचानना है कि कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज या पेमेंट के तरीके इन नए नियमों से प्रभावित होंगे। बयान के अनुसार CBA का दावा है कि उन्होंने जो सुरक्षा उपाय किए हैं वे उनके कंज्यूमर्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को पेमेंट्स करने की संबंधित घोटालों से बचाते हैं। बैंक ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को फंड भेजने वाले ग्राहकों की मंथली लिमिट AUD 10,000 होगी।
बाइनेंस पे ने क्षेत्र में डिजिटल करेंसीज की पहुंच में सुधार करने के लिए लैटिन अमेरिका में स्थित पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्रेडेंशियल पेमेंट्स के साथ भागीदारी की है। क्षेत्र में बिटकॉइन पेमेंट्स को सरल बनाने और सुधारने के उद्देश्य से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को दोहराने के लिए बाइनेंस के सीईओ सीजी ने ट्विटर का सहारा लिया। बाइनेंस पे एक प्रमुख वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो मूल रूप से क्रेडेंशियल पेमेंट्स के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ जाएगा, जिससे बिजनेसेस को आसानी से डिजिटल करेंसीज लेने की अनुमति मिलेगी। लैटम में बिजनेसेस को बाइनेंस पे के एकीकरण के साथ समर्थित क्रिप्टो करेंसी के वाइड सिलेक्शन तक पहुंच प्रदान होगी, जिससे उनके कंज्यूमर्स अपनी पसंदीदा डिजिटल एसेट्स का उपयोग करके रियल टाइम पेमेंट कर सकेंगे। क्रेडेंशियल पेमेंट लोकल फिएट करेंसीज में नेसेसरी कन्वर्जन्स को संभालेगा। इसमें शामिल सभी पार्टीज के लिए एक स्मूथ ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस सुनिश्चित करेगा। बुधवार की कोर्ट फाइलिंग के अनुसार बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बिटरेक्स द्वारा कस्टमर कैश और क्रिप्टो करेंसी को रीस्टोर करने के प्रस्ताव को यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा चुनौती दी जा रही है, जो अभी भी सैंक्शंस वायलेशंस के लिए मिलियंस बकाया है। रेगुलेटर्स द्वारा अवैध स्टॉक एक्सचेंज संचालित करने और ईरान, क्यूबा और क्रीमिया में कस्टमर्स से बिजनेस एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेजरी के साथ $30 मिलियन के समझौते पर पहुंचने के बाद फर्म की यूएस यूनिट ने 8 मई को बैंकक्रप्सी डिक्लेयर की। 4 दिन बाद कॉर्पोरेशन ने कोर्ट से ऑथराइजेशन के लिए कहा कि कंज्यूमर्स को मुकदमेबाजी की लागत और समय के बिना अपनी होल्डिंग वापस लेने की अनुमति दी जाए। अमेरिकी सरकार, जिसके फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क पर $5 मिलियन बकाया है, जिसका मानना है कि विनर्स और लूजर्स को चुनना गलत है। बिटरेक्स के यूएस डिवीजन में क्लाइंट कैश में $50 मिलियन और कस्टमर क्रिप्टो करेंसी में $250 मिलियन हैं। फर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स के अनुसार बैंकक्रप्सी के लिए दायर माल्टीज ऑपरेशनल कंपनी के पास कस्टमर कैश और क्रिप्टो करेंसी में $120 मिलियन हैं और दोनों के पास विड्रॉल्स के लिए पर्याप्त एसेट्स भी हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी ही और जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। Leading virtual digital assets have maintained steady tone in the last 24 hours, even as regulators continue to talk tough while trying to tighten the noose around this highly volatile asset class. In recent times, investors continue to reel from the Securities Exchange Commission's lawsuits versus Binance and Coinbase. As a result, Bitcoin slumped towards $25,000. Others too followed it lower. But investors seem to have shrugged off fears of regulatory action that helped most of the tokens to stage a comeback. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, recently traded 0.18% higher at $26,460. Ethereum was seen changing hands at $1,845. The global crypto market cap is $1.1 trillion, a 0.49% increase over the last 24 hours amid 35.40% decrease in the total crypto market volume to $25.96 billion. The total volume in DeFi is currently $2 billion or 7.70%, while that of all stablecoins is $24.62 billion or 94.84%. Bitcoin's dominance is currently unchanged at 46.56%. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, edged 0.13% up at 37,037 points. Investor focus is now shifting to next week's FOMC meeting, which will set the tone for broader markets. According to the CME FedWatch tool, the probability that interest rates will remain at the current target rate of 5% to 5.25% is 71.4%, down from 72.5% a day prior. Meanwhile, Thursday's job data saw positivity into crypto trade. Initial jobless claims in the United States rose to 261,000 for the week ended June 3 versus expectations of 235,000. The spike pushed initial jobless claims to their highest level since October 2021, a sign that a persistently tight labor market may be loosening. Such weakening would increase the likelihood of the US central bank pausing its nearly year-long streak of interest rate hikes, which would probably be positive for asset prices.